नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम बदल गया है। बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। वहीं आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। तो आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो भारी बारिश और कहीं कहीं हल्की बारिश, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी लोगों को आंधी की वजह से हुई। कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं, कई जगह पर गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की आप देख सकते हैं, जहां पर आज सुबह से एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। तो तेज आंधी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो भी लोग अपनी गाड़ियों से निकले उन्हें इस बारिश और आंधी का सामना करना पड़ा। कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं, बिजली के खंभे और तार भी टूट गए हैं। तेज आंधी और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम भले बदल गया हो, लेकिन मुसीबत भी देखने को मिली इस दौरान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाम की स्थिति सुबह सुबह देखने को मिली, जब बारिश और आंधी ने थोड़ी सी राहत जरूर दी, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ाई। तो दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से राहत, आंधी से आफत की तस्वीरें सड़कों पर दिखाई दी। और ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर रोडवेज बस और वैन की भिड़ंत हुई है, जिसमें वैन सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। NH91 दादरी कोट चौकी के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। बुलंदशहर से गाजियाबाद जा रही थी ये वैन। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। तो बस और वैन की भिड़ंत हुई है, 2 महिलाओं की इसमें मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। NH91 दादरी कोट चौकी के पास यह हादसा हुआ। हालांकि बुलंदशहर से गाजियाबाद ये वैन जा रही थी। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। और जालौन में बारात में हो रही आतिशबाजी से टायर की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड की बताई जा रही है, जहां पर बारात निकल रही थी। इस दौरान आतिशबाजी की जा रही थी, जिससे कि एक बगल में टायर के दुकान में यह आग लगी। आग ने भीषण रूप ले लिया। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के एजेंडे की झलक साफ तौर से दिखाई देगी। इस सत्र में योगी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। हम आपको बता दें कि इस बार सदन की कार्यवाही काफी हाईटेक तरीके से होगी और उत्तर प्रदेश देश में ई विधान वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आज अभिभाषण के साथ राज्यपाल के सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इस बार का सत्र खास होने वाला है, क्योंकि हाईटेक तरीके से यानी ई विधान के तौर पर अब विधानसभा का कामकाज इस बार इस बजट सत्र से विधायक करते दिखाई देंगे। और इससे पहले कल राजधानी लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन हुआ। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सत्र की कार्यवाही हाईटेक यानी कि पेपरलेस होगी। तो मुहिम राज्यपाल महोदया का बजट पर अभिभाषण है और अभिभाषण में उपस्थित होने की जैसे परंपरा के अनुसार बैठक होती है, सत्र से एक दिन पहले वो हुई बैठक। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से तैयारी पूरी है। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई और सत्र चलाने को लेकर मंथन किया गया। पर हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम लोग सदन के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से हमने अपना एजेंडा, जो काम हमने किए हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमने जनता के सम्मुख बताए और आगे बताएं।
और योगी सरकार 2.0 का पहला सत्र है और इसी सत्र में सरकार 27 मई को बजट पेश करने वाली है। जानकारी के मुताबिक बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस हो सकता है। 6.5 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। खेती किसानी महिला केंद्रित ये बजट हो सकता है। युवा रोजगार स्ट्रक्चर पर भी फोकस सरकार का रहने वाला है इस बजट में। अब आपको बताते हैं कि बजट में किसानों को क्या मिल सकता है। तो किसानों के लिए किस तरह का बजट होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा संभव है। करीब 1800 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आएगा। आलू टमाटर प्याज के लिए एमएसपी गारंटी का संभव तरीके से हो सकता है कि सरकार इस पर दे। छुट्टा जानवरों से राहत दिलाने पर भी फोकस सरकार का रहेगा इस बजट में। प्राकृतिक खेती और मेगा फूड पार्क की स्थापना पर भी सरकार का फोकस रहने वाला है। अब जरा देख लेते हैं महिलाओं के लिए क्या कुछ रहने वाला है इस बजट में। महिलाओं के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना की राशि में बढ़ोतरी संभव है। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हो सकती है राशि। इसके अलावा विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन भी बढ़ सकती है। माध्यमिक विद्यालयों के नवीनीकरण को लेकर भी ऐलान हो सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर किस तरह के बजट में प्रावधान रखे जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं शिक्षा स्वास्थ्य और युवाओं को क्या मिल सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य युवाओं पर जोर रहेगा। यूनिवर्सिटी और आईआईटी की स्थापना पर फोकस रहेगा। अलीगढ़ आजमगढ़ सहारनपुर मेरठ गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए बजट संभव होगा। रोजगार स्वरोजगार की योजनाओं के लिए घोषणा हो सकती है। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन बांटने की व्यवस्था भी फोकस हो सकती है। सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बनाए जा सकते हैं नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान भी इसमें किए जाना है। वहीं अब बात करते हैं ओडीओपी की। तो औद्योगिक क्षेत्र और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार का फोकस हो सकता है। ओडीओपी के लिए खास व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए ऐलान संभव हो सकता है। गांव का विकास शुद्ध पेयजल और नई बसों के लिए भी बजट रहने वाला है। बरेली झांसी जैसे शहरों में मेट्रो सुविधा के लिए भी बजट सरकार की तरफ से रखा जाएगा। तो विश्वास का बजट लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। 6 लाख करोड़ के आसपास का हमारा बजट होगा। उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए जो रुके हुए कार्य थे कोरोना काल के दौरान आपने देखा था बहुत सी चीज़ों पर विराम लगा हुआ था, उसको गति देने के लिए हम तेजी से नई नीति के साथ में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। और विपक्ष से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो एक सकारात्मक भूमिका में आए, क्योंकि अगर उनको भी लोगों ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, तो कम से कम विपक्ष भी एक सकारात्मक रोल में रहना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विकास करना, उनको सुरक्षा देना और नई नई चीजों की तरफ आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश को। और सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद पूर्व मंत्री और रामपुर शहर से एसपी विधायक आजम खान आज पहली बार विधानसभा आएंगे। माना जा रहा है कि सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस तरह करीब 27 महीने बाद आजम अखिलेश का आमना सामना होगा। इससे पहले कल अखिलेश यादव ने आजम खान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। अखिलेश यादव ने आजम खान को फोन पर कर उनसे हालचाल जाना। हम आपको बता दें कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने कल एसपी विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया था। और विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए आजम खान रामपुर से लखनऊ के लिए निकले हैं। आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम भी लखनऊ रवाना हुए हैं। दोनों अलग अलग गाड़ियों से लखनऊ के लिए निकले। लखनऊ रवाना होने से पहले आजम खान ने अपने वालिद की कब्र पर भी वो पहुंचे, वहां पर दुआ पढ़ी। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि लखनऊ जा रहे हैं तो आजम खान ने कहा कि अभी पता नहीं, जेल में इंस्पेक्टर ये खबर दे सकता है कि भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो आपका एनकाउंटर हो जाए। जब इतने खतरे हैं तो फिर ये कहना कि मेरा सफर कहां का है मुझे खुद भी नहीं पता। और आजम खान के अलावा आज एक और विपक्षी नेता पर सबकी नजर रहेगी और वो नेता है पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव। शिवपाल के बैठने की जगह को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवपाल यादव एसपी से विधायक है और पिछले काफी दिनों से उनके और अखिलेश के बीच अदावत की खबरें आ रही हैं।
ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल विपक्षी खेमे में कहां पर बैठते हैं। और एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरे छोड़कर जमीन पर उतरने की नसीहत दे दी है। राजभर ने कहा कि अखिलेश को फील्ड में रहना चाहिए और अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी चाहिए। उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना है, अब उनको निकालेंगे, हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। और बजट सत्र को लेकर लखनऊ में विधानसभा के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देर रात कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान ने विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने विधानसभा के आसपास पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए। और अब बात ज्ञानवापी मस्जिद की। तो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट से केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देश की निकायें जिला जज अजय कृष्ण विद्वेष के फैसले पर टिकी हुई है। जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी और सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। कोर्ट में इस मसले पर भी सुनवाई होगी कि ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू होता है या फिर नहीं। और ज्ञानवापी विवाद पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। इसी क्रम में काशी के 80 घाट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम घाटों पर भी गश्त कर रही है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर खुद पेट्रोलिंग पर निकले और संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को मजहब की अफीम चटाई जा रही है ताकि लोग बुनियादी चीजों की मांग ना करें। उन्होंने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान बांटने की कोशिश की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या का फैसला आस्था के मुताबिक हुआ है, कानून के मुताबिक नहीं। अजीज कुरैशी सिकंदराबाद में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। मजहब की अफीम लोगों को पिलाकर उनको बेहोश कर देना कि अपनी जायज़ मांगों की मांग न कर सके, रोटी नहीं मांग सके, रोजी नहीं मांग सके, रोजगार नहीं मांग सके, दवाई नहीं मांग सके, किताबें नहीं मांग सके, कलम नहीं मांग सके और संरक्षण नहीं मांग सके समाजी। ये सारे उससे हट जाएं वो तो खाली मंदिर, मस्जिद, नारायण तकबीर, जय श्री राम, हर हर महादेव इसमें फंस जाएँ और सरकार का और सीधा करने के लिए सरकारें काम करती है। अयोध्या में मंदिर बन गया, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुल्क की बड़ी आबादी मानती है कि कानून के मुताबिक नहीं है, वो आस्था के मुताबिक है। कानून के हिसाब से सारे सबूत जो थे मुसलमानों के हक में थे। आगे मैं कह रहा हूँ इस बात को, सारे सबूत जो थे मुसलमानों के हक में थे, लेकिन आस्था की बुनियाद से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी मान लिया चलो कोर्ट का फैसला है। और ज्ञानवापी केस में हर दिन नए दावे हो रहे हैं और इस बीच न्यूज 18 को औरंगजेब के फरमान की कॉपी मिली है। इसके मुताबिक 390 साल पहले वहां पर मंदिर था। ज्ञानवापी विवाद के बीच औरंगजेब के फरमान की कॉपी मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि औरंगजेब का ये पहला फरमान था जिसमें हिंदुओं के साथ सद्भाव का संदेश था, जबकि दूसरे फरमान में मंदिर को तोड़ने का है। फरमान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सचिंद्र पांडे ने कराया है। किताब के मुताबिक 390 साल पहले मंदिर था। इस दावे को लेकर एक किताब में एक चित्र है जिसमें महिलाएं पूजा कर रही हैं। वहीं मंदिर को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज ये विवाद आ रहे हैं, उसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे जो हिंदू देवी देवता थे उन्हीं की जगह पे क्यों बनाया गया ये सारी चीजें, और जगह बनाते हैं अपनी सारी चीजें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ज्ञानवापी को लेकर अलग तर्क दे रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से कोई
हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। और ये जेल भरो आंदोलन एक दिन का होगा या इसे कई दिन चलाया जाएगा, ये फैसला अगली मीटिंग में। और फतेहपुर में गांजा तस्कर के घर पर दबिश डालने गई पुलिस टीम पर तस्कर के परिजनों और ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने छतों से पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान गांजा तस्कर मौके से फरार हो गया। इस पथराव में महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। घटना थरियाव थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा गांजा तस्कर के घर से 5 किलो गांजा बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जबकि पुलिस पर हमले को लेकर 16 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आदमी देख लो, अच्छा काम किया ना ये। राजीव उर्फ मुन्ना नामक व्यक्ति को रंगे हाथ गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किए। जब उसको लेकर के थाने पर वापस आ रहे थे, उसके घर की महिलाएं और कुछ पुरुष पुलिस से मुजाहमत करके उसको छुड़ा लिए। इसमें एक महिला कांस्टेबल को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और इस संबंध में 2 मुकदमे थाना थरियाव पर पंजीकृत किए गए हैं। एक तो एनडीपीएस एक्ट के तहत, दूसरा पुलिस मुजाहमत का। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों को राहत भी मिली है और आफत का भी सामना करना पड़ा है। मथुरा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर तेज आंधी में एक रोडवेज बस की छत तक उखड़ गई। ये बस हाथरस डिपो की बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और आंधी का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि खड़ी रोडवेज बस की छत उड़ गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त आंधी और बारिश देखने को मिली। आज तड़के आंधी से कई पेड़ गिर गए हैं, खंबे, तार टूट गए हैं। और ये जो तस्वीर आ रही है मथुरा की है, जहां पर डिपो में रोडवेज बस खड़ी हुई थी, जिसका छप्पर यानी छत उड़ गया है। तस्वीर ये डिपो में खड़ी बस की है, जिसका छप्पर पूरी तरह से उड़ गया। हालांकि बाद में किसी को चोट ना आए, इसलिए उसको साइड किया गया। और बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बारादरी इलाके की यह वारदात है। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और दूसरे से पूछताछ चल रही है। कि जुलाई 2021 में इस घटना का अभियुक्त शेरू एक पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल गया था और लगभग 10 महीने तक जेल में रहा। अभी कुछ दिन पहले ही छूट के आया है। उसे ये शक था कि जिस मामले में वो जेल गया था उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। यद्यपि उस प्रकरण का घटना के मृतक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वीडियो वायरल होने के कारण ही उसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ और वो जेल गया। तो उसके मन में संदेह था कि इसी मृतक सलीम ने ही ये वीडियो वायरल कराया है। उसी प्रक्रिया में उसके द्वारा ये घटना की गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।